हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपर फास्ट एकेडमिक पर। बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के एकदम बेसिक पॉइंट्स हम शुरू करने करेंगे, है ना। क्योंकि कितने बच्चों को ये भी नहीं जानकारी होती है कि पदार्थ किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, ये छोटी छोटी जो पॉइंट ही नहीं क्लियर होता है, जिसकी वजह से आगे चल के केमिस्ट्री धीरे धीरे उनको क्या लगने लगती है, कठिन लगने लगती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बेस पॉइंट को यानी छोटी-छोटी पॉइंट को क्लियर करते हैं, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री का एकदम बेस पॉइंट शुरू करते हैं, है ना। चलिए पहले पॉइंट ही आ जाता है कि रसायन विज्ञान यानी कि जो रसायन विज्ञान एक्चुअल में कहते किसे। रसायन विज्ञान यानी कि जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, उसको कहते किसे, है ना। तो देखिए, रसायन विज्ञान अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान विज्ञान का एक पार्ट होता है। जानते हैं कि विज्ञान क्या होता है? विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, दूसरा क्या होता है? तीसरा जीव विज्ञान होता है। उसमें यानी कि विज्ञान के एक पार्ट आपका कौन हो गया? रसायन विज्ञान। अब एक्चुअल में हम पॉइंट ये है कि इसमें हम अध्ययन किसके बारे में करते हैं। तो देखिए, अगर हम रसायन विज्ञान के बारे में बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं? पदार्थों के संगठन, उसके द्रव्यमान, है ना, और साथ में उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी कि आप क्या करेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य यानी कि द्रव्य के संगठन यानी कि पदार्थों के संगठन, उसकी संरचना तथा उसके द्रव्यमान और उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब अगला ये पॉइंट आ जाता है कि ये हमारा पदार्थ किसे कहते हैं। अगला ये पॉइंट आ जाता है कि हम पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पदार्थ क्या होता है कि आप क्या कहेंगे? हर वह वस्तु जो क्या करता है? स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जैसे इसी मार्कर को देखिए, हमने इसको यहाँ पे हाथ पे अपने रख दिया। अब ये जहां पर हमने रखा उतना स्थान घेर लिया और साथ में इसमें कुछ द्रव्यमान है, मैटर। तो हम कहेंगे कि ये आपका क्या हो गया? पदार्थ हो गया। यानी कि हम इसको क्या पदार्थ की बात करें तो आप क्या कहेंगे? हर वह वस्तु जो क्या करता है? स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है ना। जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। फिर से, जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं, है ना। अब यहां से अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो ये द्रव्यमान कितने प्रकार का होता है? जो मैटर है, द्रव्यमान है, तो अगर हम बात करें ये जब पदार्थ है, तो अगर हम पदार्थ की अवस्था के आधार पे बात करें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन-कौन सा? ठोस, द्रव, गैस, है ना। फिर से, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान पदार्थ की बात करें तो ये पदार्थ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः ठोस, द्रव और कितना होता है? कौन? गैस होता है। अब इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे? तो देखिए, ये जो ठोस होता है, ठोस का जो आकार होता है और दूसरा क्या होता है? आयतन। इन दोनों पे हम विचार करते हैं। आकार इसका क्या होता है? आकार निश्चित होता है और साथ में आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। यानी कि आप क्या कहेंगे? ठोस। ठोस किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। इसका क्या मतलब? जैसे ये देखिए, पेन देखिए, इसका आकार निश्चित है। ये देखिए, बेलन का आकार कहीं कि नहीं, फिक्स है, निश्चित है। ऐसा नहीं कि हम इसको कहीं पे और रखेंगे तो इसका आकार बदल जाएगा। इसको आप कहीं पे भी ले जाइए, किसी भी बर्तन में रखिए, हमेशा ये बेलन के ही आकार का होगा। और साथ में इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे अगर ये मान लीजिए इसका आयतन 1 लीटर, 2 लीटर या कुछ भी, जितना भी इसका आयतन हो, तो इसका आयतन भी क्या है? फिक्स है। कहीं पे भी रखिए, आयतन इसका फिक्स होगा। वहीं अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित, जबकि आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या मतलब? जैसे अगर हम पानी ले लेते 1 लीटर, अगर 1 लीटर पानी को लेकर हम उसको सुराही में रखेंगे, फिर भी उसका आयतन 1 ही लीटर होगा। बॉटल में रखेंगे तब भी 1 ही लीटर होगा। किसी छिछले बर्तन में रखेंगे तब भी 1 ही लीटर होगा। लेकिन हम जब अलग-अलग बर्तन में उसको रखेंगे तो उसका देखेंगे कि आकृति, उसका आकार बदल जाएगा।
यानी कि अगर वो बेलन में रखेंगे तो बेलन का आकार ले लेगा, सुराही में रखेंगे तो सुराही के आकार का रखेंगे, गोल बर्तन में रखेंगे तो गोल आकार हो जाएगा, छिछले बर्तन में रखेंगे तो छिछले का आकार हो जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि द्रव किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जिसका आकार अनिश्चित व दूसरा क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। तो परिभाषित कैसे करेंगे, तो क्या कहेंगे, ऐसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित व आयतन जिसका आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं द्रव, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। वहीं गैस की बात करें तो गैस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, बदलता रहता है। फिर से, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, कौन कौन सा, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है, इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। वहीं आपका गैस का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है ना। उम्मीद होगा यहां तक बातें समझ में आई होंगी, है ना। अब आगे अगर हम बात करें पदार्थ के, है ना, अब ये थोड़ा समझिएगा, अगला एक पॉइंट आ जाता है हमारा तत्व। अगला जो पॉइंट आ जाता है कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व। देखिए तत्व क्या होता है कि एक ही प्रकार के पदार्थों से, या ऐसे समझिए, आगे पढ़ेंगे परमाणु जो होता है, आगे परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। जब हम क्या करते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के कण ले लेते हैं, तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जब कोई पदार्थ बनता है तो उसे हम बोलते हैं तत्व। फिर से, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ आपका क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो सब ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन, सोडियम हो तो पूरा नोट सोडियम है, उसमें कोई दूसरा तत्व ना हो या कोई दूसरा कण ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना कोई पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि परमाणु। अगला हमारा क्या पॉइंट आ जाता है, परमाणु। अब इसी तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसे हम बोलते हैं परमाणु। फिर से, अगर आपसे पूछे परमाणु किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, किसी भी तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसे हम बोलते हैं परमाणु। यानी कि आप कोई परमाणु, अब उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अब क्या करिए, जैसे मान लीजिए आप कोई परमाणु, कोई तत्व ले लीजिए, आप उसको तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, जो सबसे छोटा कण मिले, जिसको हम और आगे तोड़ नहीं सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। उम्मीद होगा बात समझ में आया होगा। अब ये परमाणु जो होता है, ये 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। अगर हम इस परमाणु की बात करें तो ये परमाणु क्या होता है, 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। 3 मूल कणों से, कौन कौन सा, थोड़ा सा उस पॉइंट को समझते हैं। इसमें 3 मूल कण होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और तीसरा आपका होता है न्यूट्रॉन। कौन कौन से मूल कण होते हैं, तो परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन को हम पी से दिखाते हैं और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से दिखाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन में होता क्या है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश। वहीं प्रोटॉन जो होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, धन आवेश। वहीं आपका होता है जो न्यूट्रॉन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं। समझ में, यानी कि अगर हम चार्ज के हिसाब से परमाणु की बात करें तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये माइनस भी है और पॉजिटिव भी है ना। इलेक्ट्रॉन निगेटिव और क्या है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव और क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ में आ रहा है? अब सोच के देखिए, अगर हमने कहा कोई उदासीन परमाणु है, तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी भाई, बराबर। भाई इसमें चार्ज के बारे में तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर हम चार्ज के हिसाब से परमाणु चले, तो अगर हमने कहा कि कोई परमाणु न्यूट्रल है, उदासीन परमाणु है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कोई एक उदासीन परमाणु है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। यानी कि उसके में 10 तो माइनस है, तो 10 तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और दोनों का आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है ना। एक माइनस होता है तो दूसरा क्या होता है, प्लस होता है।
लेकिन अगर हमने कहा कि कोई एक परमाणु है जिसमें मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तब सोच के देखिए, तब सोच के देखिए कि बताइए वो परमाणु कैसा होगा, न्यूट्रल होगा कि माइनस होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो तुरंत, क्योंकि देखिए इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो हम कहेंगे परमाणु निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वहीं जो क्या होता है, अगर मान लीजिए प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो हम कहेंगे प्रोटॉन की संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए और यहाँ पे 11 प्रोटॉन हो जाए, तो बताइए, यानी कि पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो गई, तो परमाणु आपका कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। परमाणु आपका कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यानी कि माइनस और प्लस, किसी परमाणु का माइनस और प्लस निर्भर करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। अब जैसे होता क्या है, देखिए जब भी अब होता क्या है कि माइनस और प्लस निर्भर करता है। जैसे अगर ऐसे समझे, हमने कहा कि ऐसे समझिए कोई परमाणु उदासीन है, मतलब दोनों में मान के चलिए 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अब वो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा? 11 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर कितना होगा? 10 ही प्रोटॉन होगा। अब ऐसे में सोच के बताइए परमाणु कैसा होगा? नेगेटिव होगा। परमाणु कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब सोच के देखिए, यानी कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, अर्थात परमाणु नेगेटिव होता जाएगा। अगर उल्टा समझिए, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 9 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर कितना है? 10। तब ऐसे में बताइए, चूंकि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो परमाणु आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से हमें एक पॉइंट समझ में आता है, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है, उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो वह निगेटिव होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को देगा तो वह कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब अगला एक शब्द आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, बार बार पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। एक शब्द पूछता है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? देखिए ध्यान में रखिए, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है यही, ये माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। यानी कि किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, और इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और जिसको हम दिखाते हैं जेड से। किससे दिखाते हैं? जेड से। यानी कि अगर आपसे पूछे परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? उसका परमाणु क्रमांक बोलते हैं। यानी कि जो आप एक परमाणु क्रमांक रखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन अथवा कितना प्रोटॉन है। साथ में आप ये भी बता दें भाई, इलेक्ट्रॉन किसको बताता है? माइनस को, और प्रोटॉन किसको बताता है? प्लस को। अर्थात आप ये भी बता रहे हैं कि उसके ऊपर कितना माइनस है और कितना प्लस है। जैसे अगर हमने कहा कि ऐसे समझिए, अगर हमने ये कह दिया कि सोडियम का परमाणु क्रमांक, ऐसे हमने कहा, आप लिखते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब आप क्या बता रहे हैं? इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इसके ऊपर आप बताते हैं 11 इलेक्ट्रॉन है। कितना प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन। ये चीज बताते हैं। समझ में आ रही है? ये चीज आप बताते हैं। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। और इसको हम किससे दिखाते हैं? जेड। तो जेड बराबर क्या होगा? ई बराबर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अब सोच के देखिए, अगर हमने जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 20 है, बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 हो जाएगी। और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो वो भी कितनी होगी? 20 होगी। एक और शब्द आ जाता है, परमाणु द्रव्यमान पूछा जाता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है ना? तो किसी भी परमाणु में ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। फिर से अगर आपसे पूछे परमाणु द्रव्यमान, या इसी को न्यूक्लियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन, है ना? तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। और इसको हम ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से दिखाते हैं।
बात समझ में आ गया? फिर से समझिए, फिर से दोनों पॉइंट समझाते हैं, यहाँ पे समझिए। अगर हम यहाँ पे बात करें, हम इसको थोड़ा हटा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें यानी कि परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक जिसको हम जेड से दिखाते हैं वो किसके बराबर, ई बराबर पी होगा। वहीं अगर आपका परमाणु भार की अगर हम बात करें तो परमाणु भार में क्या होगा, दो चीज आता है, जिसको हम ए से दिखाते हैं वो किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या होगा, योगफल के बराबर होता है। इसको और अच्छे से थोड़ा देखना, अगर हमें परमाणु क्रमांक मतलब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे तब भी हम परमाणु भार निकाल सकते हैं। अब बताइए पी के जगह हम जेड लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हमें परमाणु क्रमांक मालूम हो तब भी हम परमाणु भार क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तब भी हम उसका परमाणु भार क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या पता हो जाए। जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर हमने कह दिया कि कोई एक परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 12 हो, वह परमाणु क्रमांक 11 हो, तो बताइए उसका परमाणु भार कितना होगा। फिर से, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12, और परमाणु क्रमांक उसका कितना है, 11, तो बताइए उसका परमाणु भार। तो 12 11 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना। अब इसको सिंबल के रूप में दिखाते कैसे, है ना, परमाणु क्रमांक व परमाणु भार को हम किसी परमाणु पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई परमाणु आपका एक्स है, कोई एक परमाणु आपका क्या है, एक्स है, तो यहां पर इसके नीचे हम इसको दिखाते हैं परमाणु क्रमांक को, ऊपर दिखाते हैं परमाणु भार को। जैसे फिर से, नीचे हम दिखाते हैं परमाणु क्रमांक को, ऊपर हम किसको दिखाते हैं, परमाणु भार को दिखाते हैं। जैसे अगर हमने कहा, जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर हम बात करें तो सोडियम का परमाणु 11 और परमाणु भार कितना हो गया, 23 हो गया। परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11, और परमाणु भार कितना हो गया, 23 हो गया। अब सोच के देखिए, ये परमाणु क्रमांक हो गया, ये परमाणु भार हो गया, इसका मतलब ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, जेड हो गया। अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले, न्यूट्रॉन की संख्या, तो बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं भाई, ए बराबर होता है जेड प्लस एन। ए की वैल्यू कितना हो गया, 23, और जेड की वैल्यू कितना हो गया, 11, तो एन तो कितना हो जाएगा, 12। यानी कि अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछ ले, अगर इसमें ये पूछ ले कि बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इन दोनों का अंतर कर दीजिएगा, इन दोनों का अंतर कर दीजिएगा। तो 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए, 12 हो जाएगी। अब जैसे एक और हम दे दें, कोई एक मान लीजिए हमारा x है, इस पे हमने मान लीजिए लिख दिया 7, और इस पे मान लीजिए हमने लिख दिया 13, ऐसे लिख दिया। तो कहा कि इसका परमाणु क्रमांक बताइए, तो बताइए इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, परमाणु क्रमांक, तो यही तो है परमाणु क्रमांक, वो कितना हो गया, 7। इलेक्ट्रॉन की संख्या वो भी कितनी होगी भाई, परमाणु क्रमांक, परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब यही तो है, वो भी कितना हो जाएगा, 7। प्रोटॉन की संख्या वो भी कितना होगा, 7। न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद होगा पॉइंट यहां से तक समझ में आ गया होगा। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया, अगर हमने ये कह दिया, है ना, हमने ये कह दिया, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए आपका कोई एक तत्व है, कोई एक परमाणु है एक्स, जिसपे यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 31 हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए 15 हो गया। अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, कहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही तो आपका जेड है, यही जेड बराबर परमाणु क्रमांक, जेड वो किसके बराबर, ई बराबर क्या होता है, पी, ये तीनों क्या है, 15 है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, 15। प्रोटॉन की संख्या भी बात करें तो वो भी कितना होगा, 15। न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो भी कितना होगा, 15 होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे परमाणु भार, ये तो परमाणु क्रमांक, हाँ अगर आपसे पूछ लीजिए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, तो बताइए परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 15। परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 15, है ना। और न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन अगला पूछ ले न्यूट्रॉन की संख्या, तो बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, इन दोनों का अंतर, तो 31 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। परमाणु भार पूछ ले, तो परमाणु भार आपका कितना हो जाएगा, है ना, 31 हो जाएगा। यानी कि बस हमें सिर्फ सिंबल पता लग जाए तो हम पूरे पॉइंट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, पूरे पॉइंट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद होगा आपको फिर से पूरी पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर समझे, अगर आपसे पूछे परमाणु किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे,
एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जब कोई पदार्थ बनता है ना, उस सॉरी तत्व किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। और तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम जो पार्ट होता है, सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। ये परमाणु कितने कणों से मिलकर बना होता है? 3 मूल कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब अगर कोई माइनस इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर माइनस बढ़ेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर क्या बढ़ेगा? प्लस बढ़ेगा। और परमाणु क्रमांक किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तथा परमाणु भार किसे बोलते हैं? तो हमने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। उम्मीद होगा ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस पे हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करा दिए, है ना। अगर आपको समझ में आए हो तो आगे के क्वेश्चन के लिए, है ना, आप क्या करिए, अगर अच्छा लगा हो तो आप क्या करिए, इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।